हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो 7 मार्च 2022 शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न पत्र है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण कराना। ऑप्शन बी है उचित व्यवहार सिखाना। ऑप्शन सी है संवेदनशील समाज का निर्माण करना और मानवता को समझाना। ऑप्शन डी है मूल्य शिक्षा का महत्व। दोस्तों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है मूल्य शिक्षा का महत्व। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा का महत्व। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। वायु प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है? ऑप्शन ए है स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी है सीएफसी का अत्यधिक उपयोग। ऑप्शन सी है चिमनी के माध्यम से धुआं निकलना। ऑप्शन डी है लकड़ी का अधूरा दहन। दोस्तों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है? दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखला मिलकर बनाती हैं जिससे पारिस्थितिक संतुलन स्थापित होता है। क्या बनाती हैं? ऑप्शन ए है जल चक्र। ऑप्शन बी है उल्टा पिरामिड। ऑप्शन सी है खाद्य जाल। ऑप्शन डी है पिरामिड। दोस्तों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य जाल क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है जंगल ह्रास और पारिस्थितिक विघटन। ऑप्शन बी है भारी वर्षा। ऑप्शन सी है उर्वरकता। ऑप्शन डी है जैव निम्नीकरण। दोस्तों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जंगल ह्रास और पारिस्थितिक विघटन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र में निश्चित समय पर किसी परतंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास कहलाता है। ऑप्शन ए है खड़ी फसल। ऑप्शन बी है खड़ी अवस्था। ऑप्शन सी है धारण ह्यूमस। ऑप्शन डी है मलबा या डिट्रस। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी क्षेत्र में निश्चित समय पर परतंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास कहलाता है। क्या कहलाता है? खड़ी फसल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? खड़ी फसल
कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहते हैं? जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहते हैं? थर्मोसेर, आर्द्रभूमि, हाइड्रोसेर, ऑप्शन डी है घास के मैदान। ऑप्शन डी है घास के मैदान। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोसेर, हाइड्रोसेर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शाकाहारी को यह भी कहा जा सकता है, एक शाकाहारी को यह भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? निर्माता, प्रोड्यूसर। ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। ऑप्शन डी है ट्रेजरी कंज्यूमर। ऑप्शन डी है ट्रेजरी कंज्यूमर। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक शाकाहारी को यह भी कहा जाता है, तो एक शाकाहारी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि किसी भी जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर लेना, नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना अवैध है, जबकि यह उपयोग में है। यह बताया जा रहा है कि किसी भी जंगली पक्षी का अंडा लेना या नष्ट करना भी गैर कानूनी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि ऐसा करना गैर कानूनी है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या कहता है? राष्ट्रीय प्राथमिक रणनीति। ऑप्शन बी है वन्यजीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम। ऑप्शन सी है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 1981। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि किसी भी जंगली पक्षी घोंसले को जानबूझकर नष्ट करना या घर ले आना, नुकसान पहुंचाना अवैध है, जबकि किसी जंगली पक्षी का अंडा भी लेना या उसे नष्ट करना यह भी क्या है? एक गैर कानूनी है। क्या है? एक गैर कानूनी है। कौन सा अधिनियम कहता है? वन्यजीव ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981। वन्यजीव ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981 कहता है किसी भी जीव के आवास को जानबूझकर नष्ट करना या उसे क्षति पहुंचाना यह एक गैर कानूनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? दार्जिलिंग, असम, लद्दाख और राजस्थान। तो राजस्थान तो वैसे भी गर्म स्थान है, ये तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? तो ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं? लद्दाख। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किसे कहते हैं? लद्दाख को क्या कहते हैं? ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है? जोड़ी में काम करता है। किसमें काम करता है? जोड़ी में। नर और मादा दोनों घोंसला बनाते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है? तो ऑप्शन ए है सनबर्ड, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है कोयल, ऑप्शन डी है स्वान। ऑप्शन डी है क्या है? स्वान। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सनबर्ड। कौन सा पक्षी है? सनबर्ड। सनबर्ड ये क्या करते हैं? ये जोड़ा में अपना घोंसला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना घोंसला। नर और मादा दोनों जोड़े में अपना घोंसला बनाते हैं। कौन सा पक्षी है? सनबर्ड है। कौन सा है?
सनबर्ड। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके लिए की गई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके लिए की गई थी? लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान, ऑप्शन सी है पर्यावरण रक्षा, ऑप्शन डी है जल संरक्षण। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना कब की गई थी? एएसआई की स्थापना किसके लिए की गई थी? सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वे पक्षी जो अपने घोंसले को पत्तियों से ढकते हैं, क्वेश्चन जूम कर देता हूं, वे पक्षी जो अपने घोंसले को पत्तियों से ढकते हैं जिसमें जीवाणु रोधी गुण होते हैं, कौन से गुण होते हैं? जीवाणु रोधी गुण होते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन ए है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी है स्टारलिंग, ऑप्शन सी है कठफोड़वा, ऑप्शन डी है मोर। ऑप्शन डी क्या है? मोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। वे पक्षी जो अपने घोंसलों को पत्तियों से ढकते हैं जिसमें जीवाणु रोधी गुण होते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? दोस्तों जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? स्टारलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टारलिंग। इनके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं? जीवाणु रोधी गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं? जीवाणु रोधी गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार डैश उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए है स्वच्छता, सैनिटेशन। ऑप्शन ए क्या है? स्वच्छता, सैनिटेशन। ऑप्शन बी है खुले में शौच, ऑप्शन सी है बॉलीवुड, ऑप्शन बी है खुले में शौच, ऑप्शन सी है बॉलीवुड। दोस्तों ऑप्शन डी क्या है? देखते हैं। ऑप्शन डी है हाइजीन। ऑप्शन डी क्या है? हाइजीन, स्वच्छता। देखो दोस्तों यहाँ भी स्वच्छता दे रखा है, यहाँ भी स्वच्छता दे रखा है, दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य रक्षा, जब स्वास्थ्य रक्षा के बारे में पूछेगा तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? हाइजीन। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? हाइजीन। तो स्वास्थ्य रक्षा के लिए हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? हाइजीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसारण को रोकने में मदद करते हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसारण को रोकने में मदद करते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो? हाइजीन। क्या बोलते हैं उसे? हाइजीन, स्वच्छता कहते हैं, हाइजीन, स्वच्छता बोलते हैं। देखो इस स्वच्छता का मतलब क्या है? साफ सफाई से है। किससे है? साफ सफाई से है। इस स्वच्छता का मतलब किससे है? साफ सफाई से है। और इस स्वच्छता का मतलब किससे है? स्वस्थ से है। स्वास्थ्य किससे है? स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य रक्षा से है। किससे है? स्वास्थ्य रक्षा से है। दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है WASH वाश का अर्थ क्या है?
वाव माने पानी, एस माने स्वच्छता, एच माने स्वच्छता। ये दोनों भी मैंने आपको बताया था, ये वाला भी और ये वाला भी। सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब क्या होता है? साफ सफाई। इसका मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा। तो दोनों का मतलब अलग अलग है। ऑप्शन बी है, वा मतलब अपशिष्ट, एस मतलब नमूना, एच मतलब हैंडलिंग। सी ऑप्शन है, वा मतलब धुलाई, एस मतलब साबुन, एच मतलब हैंड्स। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। वास का अर्थ क्या होता है? वाव, वाव माने पानी, एस माने स्वच्छता, एच माने स्वच्छता। इन दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलते हैं। मनुष्य को अंतरिक्ष भेजने में मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। कौन सी नंबर का देश है? पहले नंबर का देश है, दूसरे नंबर का देश है, तीसरा नंबर का देश है या चौथे नंबर का देश है? देखो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका डैश देश है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा। कौन सा देश है? दूसरा देश है। यदि पहले की बात करें तो पहला कौन सा हो जाएगा? यदि हम पहले की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? पहला देश कौन सा है? सोवियत संघ है। कौन सा है? सोवियत संघ है। कौन सा है? सोवियत संघ हो जाएगा। पहला कौन सा है? सोवियत संघ है। सोवियत संघ ने अपना पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में भेजा। मनुष्य को अंतरिक्ष में किसने भेजा? सोवियत संघ ने। प्रथम व्यक्ति कौन था अंतरिक्ष में जाने वाला? यूरी गार्गिन। कौन था? यूरी गार्गिन। यूरी गागरिन। इन्हें अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? तो 12 अप्रैल। कब भेजा था? 12 अप्रैल। कब भेजा था? 12 अप्रैल 1961 को। कब भेजा था? 12 अप्रैल 1961 को। देखो प्रथम वाला पहला पूछेगा, यदि अगली बार पूछेगा तो पहला पूछ सकता है। तो पहला कौन हो जाएगा? मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पूछा है अभी। तो ये दूसरे नंबर का है। कौन से नंबर का है? दूसरा देश है। और पहला देश कौन सा है? सोवियत संघ है। पहला कौन सा हो जाएगा? सोवियत संघ है। कौन भेजा गया अंतरिक्ष में पहली बार? यूरी गार्गिन को। किसे भेजा गया था? यूरी गार्गिन को। यदि भारत में पूछे तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएगा? भारत का। यदि भारत का पूछे, किसका पूछे? भारत का। दोस्तों बता देता हूं मैं आपको, भारत का तो कौन हो जाएगा? भारत का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। कौन हो जाएगा? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। और प्रथम महिला भारतीय कौन हो जाएगी? प्रथम महिला, तो प्रथम महिला भारतीय कौन हो जाएगी? कल्पना चावला। कल्पना चावला। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष, क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं थोड़ा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स जल्दी से बताइएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी।
तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना, गठन इसका कब हुआ था? भारतीय, तो इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। कब हुआ था? 1969। और इसरो का मुख्यालय पूछे तो कहाँ है? इसरो का मुख्यालय, क्या मुख्यालय? इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसके जनक पूछे तो जनक कौन है? इसरो के जनक, तो जनक कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन है जनक? विक्रम साराभाई। जनक कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई। जनक विक्रम साराभाई। तो इसरो का संगठन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। दोस्तों इन सब बातों को याद रखना है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2008 में। कब? 2008 में एट्रिक्स कॉर्पोरेशन को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दर्जा दिया गया? एट्रिक्स कॉर्पोरेशन को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए है नवरत्न कंपनी, ऑप्शन बी है महारत्न कंपनी, ऑप्शन सी है मिनी रत्न कंपनी, ऑप्शन डी है मिनी रत्न फर्स्ट है। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी और मिनी रत्न श्रेणी सेकंड कंपनी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 2008 में एट्रिक्स कॉर्पोरेशन को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था? तो मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया था। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या का पहला सफल परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सफल परीक्षण कब हुआ था? 1991 में, 1994 में, 1995 में, 1997 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1994 में। कब हुआ था? 1994। इसका सफल परीक्षण कब हुआ था? 1994। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उपग्रह अमजोनिया 1 को इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट व्हीकल द्वारा फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ब्राजील और ऑप्शन डी है मैक्सिको। ऑप्शन डी है मैक्सिको। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। हाल ही में उपग्रह अमजोनिया को इसरो के PSLV द्वारा फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? दोस्तों यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा ब्राजील। किस देश से संबंधित है? ब्राजील से है। किससे है? ब्राजील से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
PSLV प्रक्षेपण असफल रहा। PSLV असफल रहा। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन ए है PSLV D1, PSLV D2, PSLV D3, IRSP3, ISRP3। ऑप्शन डी है PSLV IRSD1, IRSD1। तो पूछ रहा है कौन सा प्रक्षेपण असफल रहा। PSLV का कौन सा प्रक्षेपण असफल रहा, तो D1। कौन सा वाला रहा था, D1। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। PSLV D1 असफल रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों इस तरह के काफी प्रश्न पूछे गए थे। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ऊंचाई कितनी है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, PSLV की ऊंचाई कितनी है। PSLV की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 38 मीटर, ऑप्शन बी है 44 मीटर, ऑप्शन सी है 50 मीटर, ऑप्शन डी है 56 मीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 मीटर कितनी है, 44 मीटर। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किस वर्ष गठित किया गया था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को किस वर्ष गठित किया गया था। ऑप्शन ए है 2013 में, ऑप्शन बी है 2015 में, ऑप्शन सी है 2017 में, ऑप्शन डी है 2019 में। तो स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इसे कब गठित किया गया था, तो इसे किया गया था गठित 2019 में। कब किया गया था, 2019 में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को कब गठित किया गया था, तो इसे किया गया था 2019 में। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 तक, अगला प्रश्न है जनवरी 2022 तक जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है ए अरुणाचल, ऑप्शन बी है राधाकृष्ण दुरेराजी, ऑप्शन सी है नीरज सिन्हा, ऑप्शन डी है एम महेश्वर राव। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राधाकृष्णन दुरेराज, राधाकृष्णन दुरेराज। तो NSIL के अध्यक्ष कौन है, तो है राधाकृष्णन दुरेराज। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन रॉकेट मार्क सेकंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, दोस्तों जूम कर देता हूं, ऑप्शन ए है क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना के तहत विकसित CE 7.5 तरल प्रणोदन प्रणाली के द्वारा विकसित भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है। ऑप्शन बी है GSLV मार्क सेकंड के पहले चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। GSLV का पहला चरण भी PSLV के PS1 से लिया गया था। ऑप्शन डी है प्रत्येक तरल इंजन स्ट्रैप ऑन एक विकास इंजन का उपयोग करता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन रॉकेट GSLV मार्क 3 कौन सा है, मार्क 3 ने किस वर्ष सफलतापूर्वक GSAT कौन सा वाला
जी सेट। जी सेट 19 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। तो किसने स्थापित किया दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है 2014 में, 2016 में, 2017 में, ऑप्शन डी है 2019 में। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 2017 में। तो GSLV कौन सा पूछा है, GSLV मार्क कौन सा 30। जी सेट कौन सा भेजा था, जी सेट 19 कौन सा भेजा था, जी सेट 19। जी सेट किस वर्ष भेजा था, तो 2017 में। किस वर्ष भेजा था, 2017 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार पुनः उपयोगी ब्रह्मोस रॉकेट RLVTD का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों भारत में पहली बार प्रबोधन रॉकेट RLVT सफलतापूर्वक किस वर्ष किया गया था, तो 2011 में किया गया था, 2013 में, 2016 में, ऑप्शन डी है 2018 में। ऑप्शन डी है 2018 में। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2016 में किया गया था। कब किया गया था, 2016 में किया गया था। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान कराने वाली युक्तियां क्या हैं। नंबर 1, टीम वर्क को प्रोत्साहन करें फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें। अच्छी बात है, व्यक्तिगत ध्यान भी देना चाहिए। ऑप्शन 2 है, कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धी वाला माहौल बनाएं। दोस्तों ऐसा तो नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी वाला माहौल नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। चलते अगले प्रश्न पर। देखो, टीम वर्क को प्रोत्साहन करें फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है, रचनात्मक सीखने को उत्तेजित करती है। रचनात्मकता सीखने को उत्तेजित करती है। ऑप्शन बी है, बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मकता को बाधित करती है। ऑप्शन सी है, रचनात्मकता पर्यावरणीय मुद्दे का जवाब दे सकती है। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से मैंने छोड़ दिया है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मकता को बाधित करती है, बाधित नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है, कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं। सही बात है, कक्षा में हमें कैसा माहौल बनाना चाहिए, गैर तनावपूर्ण माहौल बनाना चाहिए। नंबर 2 है, बच्चों के लिए सीखने का एक मजेदार माहौल बनाएं। ये भी बात सही है। देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। कथन से संबंधित है, कथन से संबंधित है, किससे संबंधित है, निगमनात्मक विधि को सुविधाजनक बनाने के लिए टिप्स। ऑप्शन बी है, रचनात्मक व्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियां। ऑप्शन सी है, प्रदर्शन तकनीक के लिए युक्तियां। ऑप्शन डी है, कौशल विकास को उद्यमिता के लिए सुझाव। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियां, क्रिएटिव एक्सपीरेशन। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, स्रोत विधि की सीमाओं को चिन्हित करें। नंबर 1, मूल स्रोत तक आसान पहुंच नहीं। ऑप्शन 2 है बहुत जटिल और तकनीकी। दोस्तों ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आज के पर्यावरण के 30 प्रश्न आज हमने पूरे सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।